क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 15 यूपी बोर्ड सॉल्यूशन कार्बन एवं उसके यौगिक। तो चैप्टर नंबर 15 आपका है कार्बन एवं उसके यौगिक। इस चैप्टर का हम लोग सबसे पहले तो महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में। जैसे यहाँ पे कुछ तालिकाएं दे रखी है, इस निम्न तालिका में अंकित कार्य के समक्ष उनमें प्रयुक्त ईंधन का नाम लिखे हैं। तो कौन से कार्य यानी कि यंत्र है, उसमें कौन कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो सब हमको मालूम होगा कि यहाँ पे क्रम संख्या से इस प्रकार से आप एक टेबल बना लेंगे, जिसमें आपको लिखना होगा पहले खाने में क्रम संख्या, दूसरे में लिखना है कार्य या यंत्र, और तीसरे में लिखना है आपको प्रयुक्त ईंधन। ठीक है। तो पहले क्रम संख्या में हम देखेंगे खाना पकाना। हम खाना किस ईंधन के सहायता से पकाते हैं। तो आप देखते हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल किसका करते हैं, गैस का, यानी कि उसमें कौन सा गैस भरा रहता है, एलपीजी गैस होता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो आपसे लिक्विफाइड भी बोल सकता है या लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी कह सकते हैं, दोनों आंसर एकदम प्रॉपर सही हैं। अगर आपका लिक्विड पेट्रोलियम गैस लिखा हुआ है, अगर कहीं पे दिख रहा है, और लिक्विफाइड भी लिखा है, तो आप प्रीफर करेंगे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को। पानी गर्म करना, पानी हम किससे गर्म करते हैं, हम गैस भी गर्म कर सकते हैं या बिजली के माध्यम से भी गर्म कर सकते हैं। आप देखते होंगे आपके यहाँ गीज़र लगा होता है, और कोई छड़ वाला जो आपका होता है उसके माध्यम से आप गर्म करते हैं, या हीटर होता है, हीटर के माध्यम से भी पानी को गर्म कर सकते हैं। और एलपीजी गैस से भी हम लोग गर्म करते हैं। चाय किससे बनाते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये ईंधन प्रयोग होता है हमारा पानी गर्म करने में। चाय बनाने में कौन सा ईंधन प्रयोग करते हैं हम लोग, एलपीजी गैस का प्रयोग करते हैं। जनरेटर में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, जनरेटर हमारा चलाना होता है तो क्या इसमें डालते हैं ईंधन के तौर पर, तो जनरेटर में हम डीजल डालते हैं। अगर हम बात करें कार में, तो कार में हम अक्सर पेट्रोल या डीजल दोनों डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें हाइब्रिड होता है। और हाइब्रिड के समय में इसमें देख रहे होंगे तो गैस से भी चलता है, जिसको हम बोलते हैं सीएनजी गैस। तो सीएनजी गैस यानी कि आपका कंप्रेसिव नेचुरल गैस आपका होगा। तो सीएनजी गैस का भी इस्तेमाल करते हैं। ट्रैक्टर में हम क्या डालते हैं, जो ट्रैक्टर का इंजन होता है उसके इंजन में हम क्या डालते हैं, उसके इंजन में हम लोग उसको चलाने के लिए कहीं ना कहीं डीजल का प्रयोग करते हैं। पंपिंग सेट जो होता है जिससे हम बिजली का उत्पादन करते हैं, जो पंपिंग सेट का इस्तेमाल उसमें क्या प्रयोग करते हैं, तो पंपिंग सेट में हम बिजली भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डीजल का, यानी कहीं जो हमारा पानी निकालने का जो मोटर लगा होता है, या तो हम डीजल के माध्यम से उसका इंजन का इस्तेमाल करके पानी निकाल सकते हैं, या उस हम मोटर लगा करके बिजली के माध्यम से पानी निकाल सकते हैं। थ्रेसर में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, थ्रेसर के लिए हम पहली बात तो ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, या आप मोटर का इस्तेमाल कर सकते हैं उसको चलाने के लिए। तो मोटर से अगर इस्तेमाल करते हैं तो बिजली की आवश्यकता होगी ईंधन के तौर पे। अगर ट्रैक्टर के माध्यम से उसको चला रहे हैं थ्रेसर को, तो कहीं ना कहीं आपको डीजल की आवश्यकता होगी। तो ये सब चीज़ें आपको मालूम होंगी। यहाँ पे एक दूसरा दिया गया है, दूसरी सारणी दी गई है, यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। तो जैसे कि तो आपको कॉलम बना लेने हैं। पहला कॉलम में क्रम संख्या हो जाएगा, दूसरा कॉलम पेट्रोलियम प्रभाज हो जाएगा, तीसरे कॉलम में हो जाएगा पेट्रोलियम प्रभाजन का प्रयोग करने वाली वस्तुएं, मशीन या वाहन के नाम। तो कौन कौन सी जो पेट्रोलियम प्रभाजन का प्रयोग करती हैं, कौन कौन सी वस्तुएं, उसमें मशीन आ सकती हैं, कौन सी मशीनें हैं या कौन से वाहन हैं, उनको लिखना है। तो जैसे कि पेट्रोलियम प्रभाजन क्या है, पेट्रोलियम प्रभाजन की बात करते हैं तो पेट्रोल, अगर हम पेट्रोल सबसे पहले पेट्रोल की बात करें, जो हमारा पेट्रोल होता है, जो हमारा जो प्रकृति से अगर हमारा जो कोयला जो प्राप्त होता है, जो खदानें प्राप्त होती है, वहाँ से हमें क्या क्या निकलता है, उसका प्रभाजन करने के बाद सबसे पहले जो हम प्रभाजन करते हैं तो सबसे अच्छी क्वालिटी जो चीज़ निकलता है उसको हम बोलते हैं पेट्रोल। उसके बाद उसकी दूसरी क्वालिटी हमारी जो होती है प्रभाजन के बाद डीजल होता है, और उसके बाद जो तीसरी क्वालिटी होती है मिट्टी का तेल, जिसको हम कैरोसिन बोलते हैं। फिर हमारे जो प्राकृतिक गैसें होती हैं एवं
द्रवित पेट्रोलियम गैस होती है, जिसको हम एलपीजी बोलते हैं, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो जो हमारा पेट्रोल का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, किन किन वस्तुओं में इस्तेमाल करते हैं या किन मशीनों में इस्तेमाल करते हैं, उनको लिखना है। तो पेट्रोल का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, तो आपका स्कूटर में होता है, मोटर में होता है, साइकिल में कौन इस्तेमाल करता है भैया, ये चीज़ गलत काट लीजिएगा, साइकिल में कहाँ पेट्रोल डालेंगे, और मोटर कार में होता है। अच्छा यहाँ पे पूरा लिखा था, मोटरसाइकिल लिखा था हमने अलग, यानी कि मोटरसाइकिल यानी सही है। तो स्कूटर में होता है, मोटरसाइकिल में होता है और मोटर कार में होता है। डीजल की बात करते हैं तो डीजल का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, ट्रक में होता है, बस में होता है और जनरेटर में। मिट्टी का तेल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग, स्टोव में लगाते हैं, स्टोव जलाने के लिए। प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, तो प्राकृतिक जो गैसें होती हैं इसका इस्तेमाल हम गैसीय ईंधन यानी कि और उर्वरक कारखाना में इस्तेमाल किया जाता है, जो प्राकृतिक गैसें होती हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस का तो आपको पता ही है, एलपीजी की बात करते हैं तो इसका हम गैस चूल्हा में और स्टोव में भी इस्तेमाल करते हैं। अब आइए देखते हैं इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास के बारे में। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है जो बहुविकल्पी प्रश्न है, और एक प्रश्न दिया गया होगा जिसके 4 आंसर होंगे, जिसमें से एक ही आंसर सही होगा और सही आंसर के सामने हमें सही का निशान लगाना है। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और जो भी प्रश्न यहाँ पे कराए जा रहे हैं सबको अपनी कॉपी में नोट करते चलेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, निम्नलिखित पदार्थों में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। तो कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। एग्ज़ाम में बहुत बार एक प्रश्न पूछा गया है। पहला ऑप्शन है कोयला में, दूसरा ऑप्शन है चीनी में, तीसरा ऑप्शन है रोटी में, जबकि चौथा ऑप्शन है नमक में। तो आपको मालूम होगा कोयले में भी आपका कोयलम तो है ही है, जाहिर सी बात है कार्बन। चीनी हमारा होता है C12 H12 22O11, तो उसमें भी देखिए C आ रहा है, कार्बन कहीं ना कहीं आ ही रहा है। रोटी में हमारा भी कार्बन होता ही होता है। ब्रेड जो हमारा होता है, और हमारा बच गया लास्ट ऑप्शन नमक। अगर नमक का हम फार्मूला देखते हैं तो NaCl होता है, NaCl। Cl क्या है हमारा, क्लोरीन है, ठीक है, क्लोराइड या क्लोरीन, और Na क्या है, सोडियम है। तो सोडियम और क्लोरीन से मिलने के बाद क्या बनता है, नमक बनता है। तो अगर इसके फार्मूले में देखते हैं तो कार्बन कहीं आ ही नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नमक में जो है कार्बन नहीं पाया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। प्राकृतिक में कार्बन पाया जाता है, तो जो हमारा प्राकृतिक में कार्बन किस अवस्था में पाया जाता है इसके बारे में बात करना है हमको। तो पहला ऑप्शन दे रखा है केवल मुक्त अवस्था में, दूसरा ऑप्शन है केवल यौगिक में, तीसरा ऑप्शन है मुक्त एवं यौगिक दोनों अवस्था में, जबकि चौथा ऑप्शन है केवल अपने अपर रूपों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, मुक्त एवं यौगिक दोनों अवस्था में पाया जाता है। जो हमारा प्राकृतिक में जो कार्बन पाया जाता है वो मुक्त भी पाया जाता है और यौगिक के रूप में भी पाया जाता है, यानी कि दोनों ऑप्शन जो होंगे इसके राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर गा है कुकिंग गैस, यानी कि जो एलपीजी की बात करते हैं इसमें किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। तो कई सिर्फ जो एलपीजी गैस होता है सिर्फ एक ही, इसमें एक ही गैस तो भरी नहीं रहती है, इसमें कई चीज़ों का मात्रा मिलकर होता है, कई चीज़ें मिली रहती है। तो अगर सबसे अधिक मात्रा की पूछता है, इसमें मेथेन भी होता है, एथेन भी, और भी कई चीज़ें मिली रहती हैं, लेकिन सबसे अधिक कौन किसकी मात्रा होती है उसको अगर आपको लिखना है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम जो होते हैं रेलवे के, अक्सर इसमें कई बार एग्ज़ाम रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है आपका। तो आपको राइट आंसर इसमें देना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ब्यूटेन। जो ब्यूटेन है आपका वो सबसे अधिक एलपीजी में पाया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। सब अक्सर लोग मेथेन पे डाल के मार के आते हैं, ठीक, लेकिन मेथेन गलत हो जाता है, मेथेन नहीं होता है। सबसे अधिक उसमें पाया जाने वाला जो अधिक मात्रा में जो जिसकी गैस होती है, जो मतलब उसका जो पदार्थ होता है सबसे अधिक में कौन सा होता है, ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन को आप ध्यान में रखेंगे और ब्यूटेन ही आपको आंसर में वहाँ पे कहीं भी अगर पूछा जाता है वहाँ पे लिखना होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर घ, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। तो कार्बन का कौन सा क्रिस्टलीय रूप है। पहला ऑप्शन है जंतु चारकोल, दूसरा ऑप्शन है ग्रेफाइट, तीसरा ऑप्शन है कोयला, जबकि चौथा ऑप्शन है लकड़ी का चारकोल। तो जो हमारा ग्रेफाइट होता है ना वो कहीं ना कहीं कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। इसके साथ साथ हमारा जो हीरा भी होता है वो हमारा कार्बन का अपर रूप कहलाता है। तो ग्रेफाइट, हीरा, ये सब क्या है, कार्बन के अपर रूप है।
यहाँ पे क्योंकि हीरा नहीं ऑप्शन दिया था, ग्रेफाइट दिया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्बन का जो क्रिस्टली रूप है, अपर रूप है, वो क्या है, ग्रेफाइट है। तो आप ग्रेफाइट ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो खाली स्थान हमको दिए होंगे, इसको भरना होगा। पहला प्रश्न है, खाली स्थान दिया गया था, सभी जीवों तथा निर्जीवों में उपस्थित रहता है। जो कार्बन है कहीं ना कहीं सभी जीवों, जितने भी जीव हैं और जितने भी निर्जीव हैं उनके अंदर पाया जाता है। दूसरा है कथन, इसमें पहला एक खाली स्थान है, खाली स्थान नहीं भरा हुआ था, सरल हाइड्रोकार्बन है। जो हमारा मेथेन होता है CH4, ठीक है, ये क्या होता है, सरल हाइड्रोकार्बन है। हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है, यहाँ पे पदार्थ लिख लीजिएगा, ठीक है। हीरा जो हमारा है सबसे कठोर पदार्थ है। तो अगर आपसे पूछा जाता है किसी सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो आप बताएंगे हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। अगर सबसे कठोर धातु की बात करता है तो प्लेटिनम बताना है, ठीक है, प्लेटिनम धातु की बात किया है। और सबसे पदार्थ की बात करेगा तो हीरा बताना है। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। हीरा की बात किया तो आप पदार्थ की बात करेंगे, और अगर धातु की बात किया तो आप प्लेटिनम बताएंगे। पेट्रोल खाली स्थान है। तो किस प्रकार का ये पेट्रोल किस प्रकार का, यहाँ पे धन लिखा हुआ है चीज़ की, जो कि गलत है। क्या लाना चाहिए यहाँ पे, पदार्थ लिख लीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट पता नहीं चल पा रहा है क्या का, लेकिन आप लिख लीजिए पेट्रोल सबसे अधिक ज्वलनशील पदार्थ है, यानी कि आप यहाँ पे धन के स्थान पे काट के लिख लीजिएगा पदार्थ, ठीक है। अगर तो यहाँ पे लिखेंगे पेट्रोल कैसा है, खाली स्थान में भरेंगे ज्वलनशील पदार्थ है। पेंसिल में उपस्थित पदार्थ कौन सा है, तो जो यहाँ पे उपस्थित ला काट लीजिएगा। पेंसिल में उपस्थित जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। जो नुकीला वाला भाग होता है जिससे हम लिखते हैं वो किसका बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है, ठीक है, ग्रेफाइट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाएं। पहला कथन दे रखा है सभी हाइड्रोकार्बन कार्बनिक के पदार्थ हैं। जो जितने भी हाइड्रोकार्बन है वो कैसे है, कार्बनिक पदार्थ हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसके सामने हम सही का निशान लगा लेंगे। जितने भी हाइड्रोकार्बन है वो कैसे हैं, कार्बनिक है, उसमें कार्बन पाया जाता है। दूसरा है हीरा कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है, यानी कहीं ना कहीं उसका अपर रूप है, ठीक है। अगर एक क्रिस्टली बोलता तो सही होता, लेकिन यहाँ पे इसने बोल दिया अक्रिस्टली, यानी कि ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। अगर क्रिस्टली कहा था तो ये बात सही होती। शुगर चारकोल कार्बन का शुद्धतम अक्रिस्टली अपर रूप है। तो जो हमारा शुगर चारकोल है वो कैसा है, कार्बन का शुद्धतम अक्रिस्टली की बात है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो हमारा शुगर चारकोल होता है कार्बन का शुद्धतम अक्रिस्टली अपर रूप है। लकड़ी के चूल्हे की दक्षता सबसे अधिक होती है। तो जो लकड़ी के चूल्हे होते हैं उनकी जो दक्षता की बात करता है वो सबसे अधिक होती है, ये भाई बात बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 4, संक्षेप में उत्तर दीजिए, यानी कि कहीं ना कहीं आपको छोटे में उत्तर देना है। पहला प्रश्न दे रखा है प्रश्न नंबर का अपर रूप क्या होते हैं, कार्बन के अपर रूपों का उल्लेख कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आपको ध्यान में रखना है कि अपर रूप क्या होते हैं। सबसे अधिक ये पूछा गया है जो कार्बन के कितने अपर रूप हैं। अक्सर ज़्यादातर हीरे की बात ज़्यादा करता है, ग्रेफाइट भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन हीरा वाला काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है। तो आइए देखते हैं अपर रूप क्या होते हैं। उत्तर में लिखेंगे अपर रूप वे पदार्थ हैं जो विभिन्न भौतिक गुण परंतु समान रासायनिक गुण रखते हैं, अपर रूप कहलाते हैं। यहाँ पे अपर लैप लिखा हुआ है, इसको काट लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा अपर रूप, ठीक है। यानी कि जो उसके भौतिक गुण होंगे वो कैसे होंगे, भिन्न होंगे, परंतु उसके जो रासायनिक गुण की बात करता है तो वो कैसे होंगे, वो समान गुण के। जैसा कि आपका कार्बन होता है, जो कार्बन में गुण पाए जाएंगे रासायनिक के रूप में, रासायनिक की क्रिया के रूप में। जो रासायनिक क्रिया कार्बन कर सकता है वही क्रिया
आपका जो उसके अपर रूप होते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन भौतिक रूप से अगर देखेंगे तो भिन्न होंगे। अगर आप कार्बन देख रहे हैं और उसके साथ साथ हीरा देख रहे हैं तो उसका भौतिक रूप आपने देखा तो कहीं ना कहीं आपको दिखाओ दोनों एक दूसरे से भिन्न है। बट अगर आपने देखा उसके रासायनिक के परिवर्तन की बात करते हैं, जो रासायनिक घटनाएं घटित होती हैं तो दोनों एक जैसे ही व्यवहार करते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार के गुण को हम क्या बोलते हैं, अपर रूप कहते हैं। तो हीरे सबसे, और यहाँ पे पूछा गया है कि कार्बन के अपर रूपों का उल्लेख भी करना है, तो आइए देखते हैं उनके कौन कौन से अपर रूप हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन विभिन्न अपर रूपों से मिलता है, कार्बन विभिन्न अपर रूपों में मिलता है, जैसे कि इनको दो भागों में बांटा गया है, पहला तो क्रिस्टली और दूसरा है अक्रिस्टली। तो क्रिस्टली में अगर हम देखते हैं तो कौन कौन से हमारे जो कार्बन के अपर रूप हैं, तो क्रिस्टली में सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका हीरा। अगर पूछा गया कार्बन का क्रिस्टली अपर रूप कौन सा है तो आपको बताना है हीरा और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कहाँ पे पाया जाता है, आपको देखे होंगे जो पेंसिल का नीड होता है उसमें ग्रेफाइट का होता है, ठीक है। अगर और हीरा आपने पता ही, हीरा से हम क्या करते हैं, हीरे से हम कांच को काटने में सहायता है बेरी, और ये जहरीला भी होता है, अगर इसको हम मुंह में रख लेते हैं तो हम मर भी सकते हैं। और दूसरा अगर हम कार्बन के जो अपर रूप है दूसरा हमारा कहलाता है अक्रिस्टलीय अपर रूप। अक्रिस्टलीय अपर रूप की बात करते हैं तो कौन कौन से हैं, वो हैं आपके लकड़ी का कोयला, हड्डी का कोयला, और यानी कि इसको शुगर चारकोल भी कहते हैं, और कोक, हमारे जो कोयले हैं, ये सब क्या हैं, कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप हैं। अगर क्रिस्टली अलग होता है, अक्रिस्टली अलग है। तो आपसे अगर जो एग्ज़ाम में देख लीजिएगा क्रिस्टली पूछा है कि अक्रिस्टली पूछा है, तो उसी हिसाब से उसका आंसर दीजिएगा, क्योंकि यहीं पे कन्फ्यूजन होता है। आपको आंसर दिखता है, आंसर के हिसाब से आप तुरंत टिक मार देते हैं और आप क्वेश्चन को पूरा सही से पढ़ते नहीं हैं, और आप उसके बाद जब घर पे आते हैं तो मिलाते हैं तो आप कहीं देखते हैं कि गलत हो गया। क्यों गलत हो जाता है, क्योंकि आपने क्वेश्चन को पूरा सही से पढ़ा नहीं था। और यहाँ पे और भी ऑप्शन है जो अक्रिस्टलीय रूप में है, जैसे काजल तथा जो गैस कार्बन है ये भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो जो काजल आपका होता है वो भी उसके अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर खा, हीरा तथा ग्रेफाइट के गुणों की तुलना कीजिए। जो हीरा है और ग्रेफाइट है उनके कौन कौन से गुण एक दूसरे से मिलते हैं, उनके बारे में क्या क्या भिन्न है, उनके बारे में यहाँ पे तुलना करके बताना है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे ग्रेफाइट तथा हीरे के निम्न गुण स्पष्ट रूप से भिन्न हैं। जैसे कि हीरा उसके रंग को देखते हैं तो कौन कौन से गुण से अलग हैं। तो अगर हम बात करते हैं ग्रेफाइट और हीरे के जो रंग होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कार की बात करते हैं, उनका कार भी अलग है, आपका देखते होंगे हीरे का कुछ अलग ही कार है। हीरे से हम जो कांच होता है यानी ग्लास होता है उसको काटते हैं, और ग्रेफाइट से हम जो पेंसिल के लीड में इस्तेमाल करते हैं और लिखने के प्रयोग में उसको लाते हैं। और पारदर्शिता की बात करते हैं तो उसकी पारदर्शिता यानी कि यहाँ इसमें हम आर पार नहीं देख सकते, उसमें थोड़ा बहुत हम पूरा तो नहीं, थोड़ा बहुत हम देख सकते हैं। कठोरता की बात करते हैं तो जो हमारा हीरा आया था बहुत ही कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ है दुनिया का। बट जो हमारा अगर हम ग्रेफाइट की करते हैं तो ग्रेफाइट क्या उतना कठोर पदार्थ है, उसको हम देखते हैं मसल देते हैं, पेंसिल की नीड को दाब देते हैं तो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। लेकिन क्या हीरे को उतनी आसानी से मसल पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो ये सब उसके भिन्न जो अलग अलग गुण हैं जो कि भिन्न हैं। ग्रेफाइट तथा हीरा दोनों ही अपने गुणों में अधिकांशतः भिन्न हैं। ग्रेफाइट धूसर रंग का काला पदार्थ है या स्पर्श करने पर चिकना तथा फिसलने वाला पदार्थ है, जबकि हीरा पारदर्शक तथा कठोर है। अब तक ज्ञात सबसे अधिक कठोर पदार्थ होने के बावजूद हीरा सरलता से टूट जाता है। अब तक मतलब जितने भी पदार्थ हैं उसमें से जो हीरा सबसे मजबूत है, लेकिन फिर भी आसानी से टूट जाता है सरलता से। बहुत से फलकों वाला क्रिस्टली बनाने के लिए इसे विभिन्न तलों के साथ काफ़ी सफाई से तोड़ा जाता है। इस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण पुंज तेज़ी से बिखर कर अर्थात परिशोषित होकर एक सजीव इंद्रधनुष बनाती है, अतः इसके स्थान से थोड़ा सा हटाने पर यह चमकता है और सुंदर रंगों के रूप में चिंगारी निकालता हुआ प्रतीत होता है। ग्रेफाइट तथा हीरो में कार्बन परमाणु विभिन्न तरीके यानी पैटर्न में परस्पर जुड़े अथवा अबंधित होते हैं। परमाणुओं के इन्हीं विभिन्न पैटर्न के कारण ही ये दोनों गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में अपने पास के अन्य 3 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा रहता है और षटकोणीय जाल बनाता है। अनेक ऐसे तल एक दूसरे के ऊपर ढीले ढाले
अथवा अबद्ध रूप से रहते हैं। इसी कारण ये तल सरलता से फिसल जाते हैं। इसी गुण के कारण ग्रेफाइट स्पर्श करने पर चिकना और फिसलने वाला पदार्थ लगता है और एक उत्तम स्नेहक के रूप में प्रयोग होता है। हीरे में कार्बन परमाणुओं की व्यवस्था पूर्णतः भिन्न है। प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु के साथ जुड़कर त्रिविमीय यानी कि 3 डायमेंशनल दृढ़ क्रिस्टली की संरचना बनाता है। इसी अत्यधिक स्थायी संरचना के कारण ही हीरा अब तक ज्ञात पदार्थों में सबसे अधिक कठोर है। तो कहीं ना कहीं अगर संरचना की बात किया गया तो जो हीरे की संरचना थी वो कहीं ना कहीं बहुत ही स्थायी थी। उसका जो 3D डायमेंशनल था यानी कि त्रिविमीय जो परमाणु थे, जो 4 कार्बन परमाणु थे वो त्रिविमीय दृढ़ क्रिस्टल संरचना बना रहे थे, जिससे उनका जो संरचना इस प्रकार से बनने का कारण वो अत्यधिक मजबूत थे और ये सबसे अब जितने भी पदार्थ तक ज्ञात हुए हैं उनमें सबसे ये मजबूत है। जबकि यहाँ पे आपके ने ग्रेफाइट में देखा तो किस प्रकार से था, उसका जो बंध था वो थोड़ा सा खसकोड़ी था, यानी कि उसमें खसकोड़ी जाल बना रहा था और उसका जो बंध थे एक दूसरे के ऊपर जो थे ढीले ढाले अवस्था में थे, जिससे उनके तल को अगर स्पर्श करते हैं तो फिसल जाते हैं और चिकना जैसा लगता है। और उसका इस्तेमाल हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल हम उत्तम स्नेहक के रूप में भी करते हैं। तो आपने देखा किस प्रकार से ये गुणों में एक दूसरे से भिन्न है, जबकि एक दूसरे से क्रिस्टली आपके अपर रूप है। अगला प्रश्न है, मीथेन को मार्स गैस क्यों कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, हाई स्कूल के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, मीथेन को मार्स गैस क्यों कहते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे मीथेन गैस यानी कि CH4। यहाँ पे CH4 बना लीजिएगा, आपका सिर्फ CH लिखा हुआ है, CH4 यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। मीथेन गैस यानी CH4 वायु की अनुपस्थिति में दलदली स्थानों पर पेड़ पौधों और कार्बनिक पदार्थों यानी कि जिसको मार्स के गलने सड़ने से बनती है, इसलिए इसे मार्स गैस कहते हैं। तो जो हमारा मीथेन गैस होता है कहाँ कैसे बनता है? पहली बात तो ये वायु की अनुपस्थिति में जो हमारी दलदली स्थान रहता है, तो दलदली स्थान को हम इंग्लिश में बोलते हैं मार्स एरिया अर्थात, और पेड़ पौधों और कार्बनिक पदार्थों के गलने सड़ने से बनती है। जब हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं किसी दलदली स्थान में रहते हैं तो वो जब सड़ते हैं और गलते हैं तो कहीं ना कहीं एक गैस निकलती है, उसी गैस को हम बोलते हैं मार्स गैस। क्योंकि इसका नाम इसलिए मार्स गैस पड़ा क्योंकि मार्स मतलब यानी दलदली स्थान होता है, इसलिए इसका गैस का नाम पड़ गया मार्स गैस यानी कि, और ये गैस होती है मीथेन। इसका सूत्र होता है CH4। प्रश्न नंबर घ, पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? जो हमारा पेट्रोल होता है उसको हम जीवाश्म ईंधन क्यों बोलते हैं, आइए जानते हैं ऐसा क्यों बोला जाता है। उत्तर में लिखेंगे, पेट्रोल करोड़ों वर्ष पहले दबे मृत जीव जंतुओं एवं वनस्पति के अपघटन से बने पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, इसलिए पेट्रोल को जीवाश्म गैस कहते हैं। यानी कहीं ना कहीं जो कोई जीव होता है पृथ्वी, यानी कहीं कहीं कुछ प्राकृतिक आपदा आई जिसके कारण लैंडस्लाइड हुआ, कुछ जो हमारे पेड़ पौधे थे, वनस्पति थे, जीव जंतु थे, वो क्या हो गए, पृथ्वी के नीचे दब गए। लैंडस्लाइड हुआ यानी कि जो पहाड़ है खिसक गए, उसके नीचे अगर कुछ जानवर थे या पेड़ पौधे थे वो क्या हो गए, उसकी पृथ्वी के नीचे दब गए। और क्या हुआ कि उससे अब उसका अपघटन होगा, वो क्या करेंगे, अपघटित होंगे, यानी उसके जीवों द्वारा कहीं ना कहीं उसका अपघटन होगा, जिसके फलस्वरूप क्या बनेंगे, पेट्रोलियम प्राप्त होगा। हमें पेट्रोलियम कहीं ना कहीं वो जब दबे रहेंगे, हाई टेम्परेचर पे रहेंगे तो क्या होंगे, किसी दूसरे फॉर्म में चेंज होंगे, लिक्विड फॉर्म में चेंज होंगे, हो सकता है पेट्रोल के रूप में चेंज हो जाए, गैस के रूप में चेंज हो जाए। इस प्रकार से क्योंकि ये जो पेट्रोल बन रहा है किसके माध्यम से बन रहा है, जीवाश्म के माध्यम बन रहा है, इसलिए इन गैसों को हम बोलते हैं जो हमारा पेट्रोलियम होता है, इसलिए उनको बोला गया जीवाश्म ईंधन, क्योंकि ये जीवाश्म के माध्यम से बने हैं जो काफ़ी सालों से पृथ्वी के अंदर दब गए थे, जो प्राकृतिक आपदा के कारण लैंडस्लाइड के और कुछ भी माध्यम हो सकता है, भूकंप हो सकता है, कुछ भी माध्यम हो सकता है, बाढ़ सूखा कुछ भी आ सकता है, उसके माध्यम से वहाँ पे दब गए होंगे। और ये इसके फलस्वरूप जो बने हुए जो जीवाश्म जो ईंधन बना हुआ होगा वो आपका ईंधन कहलाएगा जीवाश्म ईंधन। पेट्रोल को तरल सोना क्यों कहा जाता है? जो पेट्रोल है हमारा उसको तरल सोना क्यों कहते हैं, ऐसा ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो उसका आंसर में लिखेंगे, वर्तमान युग में पेट्रोलियम किसी राष्ट्र के लिए सोने से भी अधिक कीमती है। अगर कोई राष्ट्र में पेट्रोलियम पाया जाता है किसी देश में तो उसके लिए कहीं ना कहीं आप जान रहे हैं कि कितना इसका महत्व है। प्रेजेंट टाइम में गाड़ियों को चलाने के लिए बहुत ही उपयोगी, हर मशीन जो हमारी कहीं ना कहीं पेट्रोल के माध्यम से या डीजल के माध्यम से चलती है। तो
अब पेट्रोल का रेट भी देख सकते हैं कितना महंगा है प्रेजेंट टाइम में। तो किसी भी राष्ट्र में अगर ये पेट्रोल पाया जाता है, पेट्रोलियम के खजाने कुएँ पाए जाते हैं, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके लिए सोना तो ही है। क्योंकि आप देखते हैं कि किसी भी राष्ट्र की उन्नति पेट्रोल की मात्रा पर निर्भर करती है। जैसे कि इसका इस्तेमाल कृषि, उद्योग, यातायात एवं संचार आदि विभिन्न कार्यों में इसका उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए पेट्रोलियम को तरल सोना कहा जाता है। आप देख रहे हैं इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे हो सकता है, कि किस किस चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसका कितना महत्व, इसी महत्व के हिसाब से इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये पेट्रोलियम सोना है, यानी कि तरल सोना है। पेट्रोल जो हमारा है तरल सोना है। प्रश्न नंबर 4, प्राकृतिक में कार्बन किन पदार्थों में पाया जाता है? जो हमारा प्राकृतिक है यानी नेचर है, उसमें जो कार्बन होता है किन किन पदार्थों में पाया जाता है, यहाँ पे आपको बताना है। तो हम उत्तर में लिखेंगे प्राकृतिक में कार्बन, हेडिंग डाल लीजिएगा। कार्बन एक तत्व है जिसका परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, कार्बन एक तत्व है, एलिमेंट है, जिसका परमाणु भार यानी कि एटॉमिक वेट है 12 तथा यह स्वतंत्र अवस्था में प्राकृतिक में शुद्ध रूप में हीरा तथा ग्रेफाइट में मिलता है। अगर शुद्ध रूप की बात करते हैं तो कहाँ पे हमें मिलता है, हीरा और ग्रेफाइट में मिलता है। इसके अतिरिक्त संयुक्त अवस्था में अगर बात करते हैं तो संयुक्त अवस्था में आपको पेट्रोलियम, खड़िया, चून तथा चूने के पत्थर में पाया जाता है। जो हमारा खड़िया होता है, पेट्रोलियम होता है और चूने का जो पत्थर होता है उसमें संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, यानी कि कॉम्बिनेशन में पाया जाता है। और शुद्ध रूप में अगर बात करता है तो हीरा और ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है। और इसका परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है। और इसका ये एक एलिमेंट है, आपको मालूम होगा। परमाणु क्रमांक इसका हो जाएगा आपका 6। लैम्प ब्लैक क्या होता है? लैम्प ब्लैक के बारे में आइए जानते हैं। लैम्प ब्लैक क्या होता है? उत्तर में लिखेंगे लैम्प ब्लैक मोम अथवा तेल को वायु की सीमित मात्रा में जलाने पर प्राप्त कालिक को कहते हैं। अगर हम जब हम कभी गांव में देखे होंगे, पहले से समय में डिबरी बनती थी जिसमें हम लोग एक बाती डालते थे और उसमें तेल डाल देते थे मिट्टी का, यानी कि केरोसिन। और उस बाती को जब शाम होता था उसको जलाकर कि किसी ताखे में, यानी कि जो ताखा बोलते हैं, यानी कि जो हम लोग जैसे कि अलमारी होता है उसी प्रकार गांव में दीवारों के अंदर ताखे बनाए जाते थे, उसमें रख देते थे। तो क्या होता था कि वायु की सीमित मात्रा वहाँ पे मिलती रहती थी, उसके माध्यम से वहाँ पे काले काले पदार्थ क्या होते हैं, वो जा कर के ताखे के ऊपर जम जाते थे। वो काफ़ी मतलब ठोक के, मतलब कि एक जैसे कि फोम आपका नहीं होता है, फोम वाला आपने वो देखा होगा, स्नो वाला जो स्प्रे देखा होगा, वो उस प्रकार से वो उस रूप में अगर काफ़ी दिनों तक छोड़ देते थे तो उस प्रकार से रहता था। और इसका इस्तेमाल हम लोग सर जो अगर हम लोग पटरी जो रहता था हम लोग जिसमें हम लोग लिखते थे, जो सैम्पट होता था, ब्लैक बोर्ड होता था, उस पर हम लोग उसको कालिक जो होता था उसको पानी में घोल करके लगाते थे। बहुत ही अच्छा होता था। हमारी जो लकड़ी की जो पटरी होती थी जिस पर हम लोग दवात और पेन से लिखते थे, वो दवात कह रहे हैं, जो चूने क्या दुद्धि होता था, दुद्धि बोलते थे उसमें हम लोग। जो खड़िया होती थी, खड़िया को घोर करके वो ढक्का के रूप में आती थी, घोल करके उसको शीशी में रख करके और लकड़ी का पेन बनाते थे, उससे लिखते थे। तो उसको जब साफ़ करना होता था इस काली को उससे पटरी पे हम लोग लगा देते थे और उसको थोड़ा सा जो अपने जिस बोतल में उसे अपने वो लिखने के लिए रखा होता है, क्या नाम है, खड़िया होती थी आपकी, उसी से हम लोग उसको क्या करते थे, रगड़ते थे। उस पर रगड़ने के बाद वो क्या होता था, बहुत मुलायम हो जाता था और उसमें लिखना बहुत अच्छा लगता था। तो ये चीज़ है उसमें इसी चीज़ को हमको क्या बोलते हैं, लैम्प ब्लैक बोलते हैं। यानी कि लैम्प के द्वारा जो आपने देखा लैंटर्न के ऊपर भी लैम्प ब्लैक जम जाता है, यानी ब्लैक कलर का कालिक जम जाती है, उसी को बोला जाता है लैम्प ब्लैक। यानी कहीं ना कहीं अगर हम मोम अथवा जो हमारी तेल होगी, मोम अथवा तेल को अगर वायु की सीमित मात्रा में जलाने पर जो कालिक में प्राप्त होती है उसे हम बोलते हैं लैम्प ब्लैक। हाइड्रोकार्बन यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? तो आइए देखते हैं। हाइड्रोकार्बन यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो अभी आपको क्लास 8 में है तो असंतृप्त के बारे में आप आगे देखिएगा। सिर्फ इतना जान लीजिए, हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोकार्बन के यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? 2 होते हैं। पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। प्रश्न नंबर 6,
राकेट ईंधन के 2 उदाहरण दीजिए। तो राकेट ईंधन में कौन कौन के 2 उदाहरण कौन से हैं? पहली बात, राकेट में कौन कौन सी ईंधन इस्तेमाल करते हैं? पहला तो मेथिल हाइड्रोजन और तथा द्रवित हाइड्रोजन, ये 2 ईंधन है जो कि हम राकेट में इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, मेथिल हाइड्रोजन और द्रवित हाइड्रोजन हम राकेट के ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोलियम गैस किन गैसों का मिश्रण है? जो पेट्रोलियम गैस हमारा है किन गैसों का मिश्रण है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण है। पहली बात तो सबसे अधिक मात्रा में पेट्रोलियम, यानी अगर बात करते हैं जो एलपीजी हमारा है, एलपीजी में सबसे अधिक किसकी मात्रा आती है? ब्यूटेन की। उसी प्रकार पेट्रोलियम की बात करते हैं तो ब्यूटेन उसमें रहता है और प्रोपेन रहता है। इन दोनों गैसों का मिश्रण होता है पेट्रोलियम गैस। प्रश्न नंबर 5 है, लकड़ी कंडे खेतों में धान तथा गेहूं की पुआल जलाने से होने वाले प्रदूषण के कारण पर्यावरण में होने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। आप देखते होंगे चूल्हे पे लोग खाना बनाते होंगे तो कंडे जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, साथ ही साथ खेतों में जो धान या गेहूं के पुआल होते हैं, अगर आपके पास भैंस गाय नहीं है तो आप क्या करते हैं, उसे खेत में जला करके उसको राख कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे प्रदूषित होता है हमारा जो वातावरण होता है, जो हमारे एयर है, कहीं जो हमारा वायु है, कहीं ना कहीं इससे प्रदूषित होता है। तो कौन कौन से प्रभाव हमारे पर्यावरण पे पड़ते हैं इनके कारण, उनको हमें यहाँ पे उनके प्रभाव का वर्णन करना है। तो आइए देखते हैं उत्तर में। आप इसके बारे में से भी ऑलरेडी जानते ही होंगे, लेकिन यहाँ पे आप एक बार फिर देख लीजिए और उसको आप याद कर लेंगे, जो और भी अपने मन से भी इसके बारे में ले सकते हैं। बहुत सी प्रॉब्लम होते हैं इसके कारण। अगर पहले यहाँ पे देखते हैं तो लकड़ी कंडे गेहूँ एवं धान के पुआल यानी कि पराली, कोयला, पेट्रोल, एलपीजी के जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, यानी कि CO2 गैस उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, CO2। खेतों में धान व गेहूं के पुआल यानी पराली जलाने से वायुमंडल में धुएं का कोहरा छा जाता है, जिसको हम धुंध बोलते हैं, जिससे आँखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं इन सब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग यानी विश्व तापायन की स्थिति पैदा हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ने से टेम्परेचर हमारे वायुमंडल का बढ़ेगा, जो हमारी बर्फ़ है वो पिघलने लगेंगी, जल स्तर बढ़ता जाएगा। इस प्रकार से कहीं ना कहीं बहुत सी प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो जाती हैं। आप देखते होंगे अगर उससे जहाँ पे धुंध एरिया है तो वहाँ पे जब चलते हैं तो आपकी आँखें जलने लगती है, उसमें जलन सी होने लगती है और सांस लेने में तकलीफ़ होती है। तो ये सब कहीं ना कहीं ये सब प्रॉब्लम से हमें झेलनी पड़ती हैं अगर हम ये चीज़ें हम करते हैं। तो इनको आप इग्नोर करिए, जो भी अगर ऐसा कर रहा है उसको समझाइए कि ऐसा नहीं करना है। आप एलपीजी गैस का इस्तेमाल कीजिए खाना बनाने के लिए ज़्यादातर, क्योंकि वो थोड़ा सा कम अपना कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है। और लेकिन अगर लकड़ी कंडे अगर ये सब धान की पराली जलाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकालती हैं। तो इनसे आपको बचना है, आपको इनका इस्तेमाल कम करना है। प्रश्न नंबर अगला है, प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न यहाँ पे, ईंधन क्या है? ईंधन का वर्गीकरण उदाहरण सहित कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे, ईंधन से दहन क्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जो ईंधन होता है उसके माध्यम से हम उसको दहन करते हैं, उससे फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। ईंधन करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी के अंदर दबे मृत जीव जंतुओं वनस्पतियों के अपघटन द्वारा यानी कि उसका डिकम्पोजिशन हुआ, उसके फलस्वरूप हमको क्या प्राप्त हुआ? पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त किया जाता है। तो जो हमारे जो ईंधन होते हैं कहाँ से कैसे मिलते हैं? पहली बात तो ये जो हमारे जीव जंतु थे, पेड़ पौधे थे, वनस्पति थी, इसके दब जाने से करोड़ों वर्ष पहले दब जाने के फलस्वरूप उनका जब अपघटन हुआ तो उससे हमें क्या प्राप्त हुआ? पेट्रोलियम का जब शोधन किया गया तब हमें क्या मिला? ईंधन। अगर ईंधन की बात करते हैं तो ईंधन 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। पहली अवस्था है ठोस ईंधन, जिसको हम बोलते हैं चारकोल, कोयला आदि। जो ठोस ईंधन की बात, ठोस ईंधन के अंतर्गत कौन कौन से ईंधन हमारे आते हैं? तो चारकोल आता है, कोयला है, और ये सब हमारे ठोस ईंधन के अंतर्गत आते हैं। अगर दूसरे ईंधन की बात करते हैं द्रव ईंधन में हमारा क्या होगा? पेट्रोल होगा और डीजल होगा या केरोसिन हमारा है, तो ये हमारे द्रव ईंधन के अंतर्गत आते हैं। तीसरा पॉइंट है गैस ईंधन के अंदर हमारा गोबर गैस है, एलपीजी है, सीएनजी है, ये सब हमारे गैस ईंधन के अंतर्गत आएंगे। तो यानी कहीं ना कहीं जो हमारे ईंधन है 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस में।
ठोस में हमने देखा कौन से हैं, द्रव में कौन से हैं और गैस में कौन से हैं, इन सब के बारे में आपको पहले से नॉलेज है। ईंधन का वर्गीकरण, ईंधन का अगर वर्गीकरण करते हैं तो ईंधन पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त प्रभाजों के क्वथनांक के आधार पर किया गया है। तो जो ईंधन का वर्गीकरण है किसके माध्यम से कैसे किस प्रकार से किया गया है, जो पेट्रोलियम हमें प्राप्त हुआ था खदानों से, उसके प्रभाजी आसवन के से जब हमने उसका प्रभाजी आसवन कराया और उससे जो प्राप्त प्रभाज के जो क्वथनांक थे उसके आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले अगर हम प्रभाज का नाम देखते हैं और यहाँ पे इस प्रकार से कॉलम बना लीजिएगा। एक कॉलम में लिखेंगे आप प्रभाज का नाम, दूसरे कॉलम में लिखना है क्वथनांक और तीसरे में लिखना है उपयोग। तो प्रभाज का नाम पहले में लिखेंगे, प्रभाज का नाम यानी कि असंघनित गैस यानी कि पेट्रोलियम गैस, इसका जो क्वथनांक होता है कितना होता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, इसका उपयोग हम सिलेंडर गैस स्टोव में करते हैं, यानी सिलेंडर में भरते हैं इसको, जो कि खाना पकाने के लिए एलपीजी के तौर पे जो इस्तेमाल होता है और गैस स्टोव जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोल यानी कि गैसोलीन गैस उसको बोलते हैं, प्रभाज का नाम है और ये 40 डिग्री से 170 डिग्री इसका जो क्वथनांक होता है, कहाँ से कितना होता है 40 डिग्री से लेकर के 170 डिग्री तक होता है इसका क्वथनांक। ऑटोमोबाइल इंजन में इसका इस्तेमाल करते हैं। केरोसिन यानी मिट्टी का तेल, इसका जो क्वथनांक होता है 170 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 250 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, जेट ईंधन में, घरेलू ईंधन में प्रयोग करते हैं। ईंधन तेल, ईंधन तेल का जो क्वथनांक होता है 250 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 350 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका इस्तेमाल करते हैं शक्ति संयंत्र ईंधन के रूप में। पॉइंट नंबर 5 है डीजल। डीजल का इस्तेमाल, डीजल का जो क्वथनांक है वो है 350 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 400 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं मोटर तथा इंजन में। अपशिष्ट तेल, जो हमारे अपशिष्ट तेल मिलते हैं लास्ट में, उसका जो क्वथनांक होता है 4000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस प्रकार से हमने पेट्रोलियम का वर्गीकरण देखा, उसका कैसे हुआ, प्रभाजी आसवन से प्राप्त प्रभाजों के क्वथनांक के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया। प्रश्न नंबर अगला है, हीरा में कार्बन परमाणु किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं, चित्र की सहायता से समझाएं। तो ये पहले आपको मालूम होगा, जो हीरे में जो कार्बन परमाणु होते हैं त्रिविमीय होते हैं। सिर्फ यहाँ पे मैं एक चीज़ को समझा दूंगा, 4 कार्बन एक दूसरे से होते हैं और सभी एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े होते हैं, यानी कि एक कार्बन ऊपर होता है, एक ऐसे यहाँ पे लगा होता है, यहाँ पे एक सेंटर में होता है, एक यहाँ पे होता है और एक यहाँ पे होता है। तो इस प्रकार से आपके त्रिविमीय आपके होते हैं और चारों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसको आप समझ लीजिए और इसी प्रकार से सभी जुड़े होंगे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो ठीक है। तो ये आपके पूरा एक हीरे का कार्बन का जो परमाणु हैं एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े हैं, और यहाँ पे चित्र के माध्यम से समझाया गया है। हीरा कार्बन एक पारदर्शी क्रिस्टली अपरूप है। इसके कार्बन का एक परमाणु 4 परमाणुओं से जुड़ा होता है। आपको मालूम होगा जो एक परमाणु होता है जो किससे जुड़ा था, 4 अन्य परमाणुओं से। कार्बन परमाणु की चतुष्फलकी व्यवस्था के कारण यह पूर्णतः अबद्ध कठोर तथा त्रिविमीय संरचना चित्रानुसार होती है। हीरा का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है, उत्तर लिखना है। हीरे को सरलता से विभिन्न तल में तोड़कर कई फलक वाले क्रिस्टली बनाए जा सकते हैं, जिससे इस पर पड़ने वाला प्रकाश पुंज विभक्त होकर शीघ्रता से इंद्रधनुषी रंग बनाता है। यह थोड़ी सी भी हलचल से झिलमिलाता है और सुंदर रंगों वाला स्फुलिंग उत्पन्न होता है। अतः हीरे के उपयोग में आभूषण की सुंदरता बढ़ जाती है। इसी कारण हीरे का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। तो आपने देखा क्यों हीरे का इस्तेमाल हम आभूषण के रूप में करते हैं। ये सब कारण, इन सब के कारणों के कारण हम इसका इस्तेमाल आभूषण में करते हैं। शुगर चारकोल का उपयोग लिखिए। शुगर चारकोल का उपयोग कहाँ पे होता है, इसको लिखना है, उत्तर में लिखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुगर चारकोल का उपयोग अब चाय के रूप में होता है या धातु ऑक्साइड को धातु के रूप में अपचयित करता है। तो जो धातु ऑक्साइड होते हैं, जब हम कभी धातु कर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं हम शुगर चारकोल का उपयोग करते हैं और जो भी धातु ऑक्साइड हमको प्राप्त होता है और उसको हमें धातु के रूप में चेंज करना होता है
तो हम शुगर चारकोल का इस्तेमाल करके धातु ऑक्साइड को धातु के रूप में अपचयित कर देते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्नों में 4-4 पद हैं। प्रत्येक प्रश्न के 3 पद किसी न किसी रूप में एक दूसरे से हैं और एक पद अन्य तीनों से भिन्न है। अन्य से भिन्न पद की पहचान कर अभ्यास पुस्तिका में लिखें। यानी कि आपका यहाँ पे नीचे प्रश्न दिया गया है जिसमें से 4 पद दिए गए हैं, जिसमें से 3 पद एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है और मिलते जुलते हैं, जबकि उसमें से एक आपका अलग होगा। जो अलग है उसको आपको लिखना है छाट करके। तो जैसे कि पहले वाले का वाले पद की बात करते हैं, इसमें हीरा है, कोयला है, जंतु चारकोल है और काजल है। तो आप देखते होंगे सब क्या है, हीरा, कोयला और जंतु चारकोल कहीं ना कहीं कार्बन के अपर रूप हैं। जो हमारा हीरा तो आपका क्रिस्टली अपर रूप है, जबकि कोयला, जंतु चारकोल ये क्या है, अक्रिस्टली अपर रूप है। लेकिन ये सब तीनों अपर रूप है, जबकि हमारा जो काजल है वो हमारा हीरे का कार्बन का कोई अपर रूप नहीं है। तो यानी कि ये सबसे अलग होगा, जो अलग होगा उसी को निकाल करके उत्तर में लिखना है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा काजल हो जाएगा पहले के लिए। खा वाला देखेंगे, खा में है मेथेन, एथेन, प्रोपेन और एथिलीन। तो हमारा मेथेन, एथेन और प्रोपेन देखिए तो ये सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इसमें जो कार्बन का व्यवस्था जो कार्बन एक दूसरे से अटैच हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जबकि एथिलीन जो है, एथिलीन थोड़ा सा अलग है, इनका जो संरचना भी अलग है। तो ये चीज़ अलग है, एथिलीन को हम लिख लेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन। गा में देखेंगे एलपीजी गैस, पेट्रोल, डीजल, लकड़ी। तो जो एलपीजी गैस है, पेट्रोल और डीजल है, कहीं ना कहीं ये प्रभाजी आवासन से यानी कि हमें खदानों से प्राप्त हुआ है। लेकिन लकड़ी हमें कहीं भी मिल जाता है, पेड़ पौधों से मिल जाता है। तो जो लकड़ी है वो चीज़ आपका अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी आप लिख लीजिएगा, क्योंकि ये भिन्न है। खाने का सोडा, चीनी, रोटी, नमक। तो खाने का सोडा जो है इसमें भी कार्बन पाया जाता है, चीनी में भी कार्बन पाया जाता है और रोटी में भी कार्बन पाया जाता है, जबकि नमक में कार्बन नहीं पाया जाता है, इसलिए नमक आपका अलग हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नमक। तो आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलेंगे। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगर कोई क्वेश्चन होगा आपका तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर जो चीज़ नहीं समझ में आती है उसको भी बोल सकते हैं, चीज़ें नहीं समझ में आई है उसको हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।